उधर नीतीश की शपथ, इधर ज्ञानेश पर गाज। 10 दिनों में चुनाव आयुक्त की जाएगी कुर्सी। ज्ञानेश कुमार पर बड़े एक्शन की तैयारी में राहुल गांधी। मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी छीनने की तैयारी। बिहार चुनाव के नतीजों पर घिरा चुनाव आयोग। बीजेपी की मदद करने के लगे हैं आरोप। दोस्तों, आज नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के तौर पर शपथ तो ले ली है, लेकिन क्या 5 साल तक एनडीए में रहेंगे या बीजेपी बीच में ही खेल कर देगी, या फिर चाचा खुद पलट जाएंगे, भतीजे की तरफ चले जाएंगे? दोस्तों, ये तो हो गई आज की बात, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी अब बस 10 दिन और है? आखिर संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। वजह है दोस्तों बिहार चुनाव। हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और इसके जो नतीजे आए उससे विपक्ष तो हैरान दिख ही रहा है। जिसे सत्ता मिली है वो भी हैरान है, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता का अंदाजा तो था ही नहीं। विपक्ष का आरोप है कि ये सब चुनाव आयोग का कमाल है। आखिर क्या है पूरी कहानी और क्या सच में ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाने वाली है? चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। सबके सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। क्या पता कल हम हो न हो, आज जवाब तो बनता है। दोस्तों, पिछले चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार। उन्हें शायरी काफी पसंद थी, ये शायरी उन्हीं की है। लेकिन अब जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जितने सवाल खड़े हुए हैं उनको राजीव कुमार खुद देखते होंगे तो वो भी कहते होंगे मेरे ऊपर तो इस हिसाब से कुछ भी सवाल नहीं खड़े हुए। दोस्तों, ये चर्चा अभी जोरों पर है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाए और वो किया जाए जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कभी महाभियोग लाया जाए। लेकिन अब विपक्षी गठबंधन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर इस वक्त न केवल सोशल मीडिया में तैर रही है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी गूंज रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की तैयारी। जी हां, संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, ये अब तय हो गया है। और ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर रहने के अब गिने चुने दिन बचे हैं क्या? अगर विपक्ष का प्रस्ताव पास हो जाता है दोस्तों, तो ज्ञानेश कुमार इसी साल पद से हटा दिए जाएंगे और उनकी नियुक्ति पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि शुरुआत से ही उनकी नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार घिरी हुई है। सवाल उनके बीजेपी नेताओं के दबाव में काम करने को लेकर भी उठते रहे हैं और अभी भी उठ रहे हैं। हाल ही में बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए और इसके जो नतीजे आए उससे विपक्ष तो हैरान दिख ही रहा है, जो आपको अभी बताया। जिसे सत्ता मिली है मतलब आप समझ जाइए एनडीए गठबंधन वो भी हैरान है, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता का तो अंदाजा था ही नहीं। आपको याद होगा खुद अमित शाह 160 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, मतलब मैक्स टू मैक्स जा करके उन्होंने कहा था कि हम 160 सीट जीतेंगे। इसके अलावा जेडीयू के नेता दावा कर रहे थे कि 2020 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन 2020 से जस्ट डबल हो गई जेडीयू की सीटें और टोटल डबल सेंचुरी पार हो गई। नतीजे जो आए दोस्तों, एनडीए खेमे को 202 सीटें आ गई। इन नतीजों के बाद से चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली। राहुल गांधी के एक आरोप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ज्ञानेश कुमार अब किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। विपक्ष ने आरोप लगाया चुनाव के बीच बीजेपी ने पैसे दिए महिलाओं को। क्या आचार संहिता की खिलाफ वर्जी नहीं है ये? लेकिन चुनाव आयुक्त मौन रहा इस पर। सवाल उठाते रहे लोग, तो विपक्ष ने अब उन्हीं की कुर्सी से उन्हें उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, देखा जाए तो चुनाव में पक्षपात जैसे विवाद इससे पहले वाले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी राजीव कुमार को लेकर भी हुए हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से लेकर उनका पूरा कार्यकाल ही विवादों के साये में दिखाई दे रहा है। वैसे तो ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जनवरी 2029 तक का है, लेकिन उनके लिए जनवरी 2026 तक पद पर बने रहना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल ने अब उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर ली है। संसद के शीतकालीन सत्र में ही ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। दोस्तों,
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आने वाले इस महाभियोग के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ज्ञानेश कुमार के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के ही करीबी माने जाते हैं। ये इसी से पता चल जाता है दोस्तों कि जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया तो ज्ञानेश कुमार को भी उसका सदस्य बनाया गया था। वजह था वो पीएम मोदी के भी बेहद करीबी नौकरशाह माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर से 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण विधेयकों का मसौदा तैयार करने में भी ज्ञानेश कुमार का ही हाथ था। और यही कारण रहा है कि 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कोऑपरेशन सेक्रेटरी यानी केंद्रीय सहकारिता सचिव के पद से रिटायर हुए थे और इस पद पर वो मई 2022 से थे। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि सहकारिता मंत्रालय की कमान किसके पास है, अमित शाह के पास है, यानी अमित शाह के अंडर ही ज्ञानेश कुमार ने काम किया है और शाह को ज्ञानेश कुमार का काम पसंद आया और शायद यही वजह है कि रिटायरमेंट के 2 महीने बाद उन्हें देश का चुनाव आयुक्त बना दिया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त कह सकते हैं। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से पहले दोस्तों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली 3 सदस्यों की कमेटी में CGI को यानी मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया था। मोदी सरकार ने संसद से एक कानून बनाया और इसके तहत चयन कमेटी से CGI को बाहर कर दिया और उसकी जगह पर सरकार के एक मंत्री को जगह दे दी गई, यानी जो चयन कमेटी बनाई गई उसमें सरकार का पलड़ा ज्यादा भारी रखा गया। विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री इस कमेटी के पहले ही से ही सदस्य थे, यानी सरकार के पास 2 और विपक्ष का 1 वोट कमेटी में थे। 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया। विपक्ष की तरफ से चयन कमेटी में शामिल हुए अधीर रंजन चौधरी ने उनके नाम का विरोध भी किया। कहा कि 12 घंटे पहले मुझे 50 नामों की सूची सौंपी गई और सुबह ज्ञानेश कुमार का नाम सामने रख दिया गया। मुझे इस बात की जांच करने का मौका ही नहीं दिया गया कि आखिर आदमी है कौन। 14 मार्च को ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगती है। 15 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार अपना कार्यकाल संभालते हैं, कार्यभार संभालते हैं और 16 मार्च को देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाता है। वहीं दोस्तों अब जब बिहार का चुनाव हो चुका है और बीजेपी प्लस जो भी पार्टी है उसकी 202 सीटें आ चुकी हैं, तो अब विपक्ष पूरी तरह से उखड़ चुका है। अब विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार को एक दिन भी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर देखने को तैयार नहीं है। उनका पूरा चिट्ठा देश के सामने खोला जा रहा है, उनके ऊपर आरोप पर आरोप लगते ही जा रहे हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तैयार भी कर लिया, ऐसा बताया जा रहा है। इस पर राजनीतिक दलों के बीच एक बार फिर से चर्चा भी शुरू हो गई है। संसद के पिछले सत्र में इस पर सभी दलों के बीच व्यापक चर्चा भी हुई थी। अब संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ये गंभीर रूप ले चुका है। कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है। कमोबेश हर दिन कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आज की ही एक पोस्ट है, कांग्रेस ने लिखा चुनाव आयोग का खेल, मशीन घुमाओ चुनाव चुराओ। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा वो जरा देखिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने चुनाव आयोग की धांधली का पर्दाफाश करने पर राहुल गांधी की निंदा की है। 140 करोड़ के देश में ये 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर है, वरना वोट चोरी के इतने सारे सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधकर उल्टी बात करने वालों में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं? पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व उच्चायुक्त फेल्ड विदेश नीति पर नहीं बोल रहे हैं, रॉ वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली धमाकों की विफल इंटेलिजेंस पर नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया दोस्तों। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबके सब चुनाव आयोग की पैरवी जरूर कर रहे हैं। इन लोगों में से कितनों के अंदर हिम्मत है कि फर्जी पते, फेक आईडी, फर्जी वोटर, एक छोटे से घर में सैकड़ों लोगों के रजिस्टर होने पर सवाल उठाए। इनमें से कितनों के पास ये पूछने की हिम्मत है कि जब बिहार चुनाव के बीच सरकार पैसे बांटती रही तब चुनाव आयोग मूक दर्शक क्यों बना रहा?
इनमें से कितनों के पास हिम्मत है कि बीजेपी के नेताओं के अलग अलग जगहों पर एक से ज्यादा वोट डालने पर सवाल उठाए। असलियत यह है कि 2014 के पहले जिम्मेदार प्रतिष्ठित नागरिक चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे। आखिर जिसके पास सत्ता, संसाधन, संस्थाएं हैं, सवाल भी तो उन्हीं से होगा। अब कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल तो उठाए हैं, कई मुद्दों पर चुनाव आयोग को घेरा है और ईवीएम और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर पूछा कि चुनाव आयोग इसके जवाब क्यों नहीं देता। दोस्तों, विपक्ष का आरोप है कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी चुनाव आयोग पक्षपाती रवैया अपनाता है। बिहार चुनाव में सरकार पैसे बांट रही थी, चुनाव आयोग आंख बंद किए बैठा था। अगर बीजेपी विरोधी दल की सरकार होती तो आयोग इस तरह की योजनाओं पर रोक लगा देता। बिहार का पूरा चुनाव ही सवालों में है। दोस्तों, इस तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं और उसके बाद दोस्तों कांग्रेस ने चुनाव की प्रक्रिया पर तो सवाल उठाई। इस तरह से कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता का भरोसा कम नहीं होने देना चाहिए और सीईसी को इन सवालों पर खुले मंच पर जवाब देना चाहिए। दोस्तों, इस मामले को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी निर्वाचन आयोग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को जनता और विपक्ष के मन में उठ रहे सवालों का खुले मंच से जवाब देना चाहिए। ईवीएम, मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर, इन तीनों विषयों पर जनता के मन में संदेह है जिसका समाधान आयोग की ओर से नहीं आया है। अगर सीईसी की छवि धूमिल हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी आयोग की है, ना कि विपक्ष की। दोस्तों, साफ है अब ज्ञानेश कुमार मुश्किल में फंसते हुए जा रहे हैं। बीजेपी की मदद करने के आरोप में पूरी तरह से घिर गए। विपक्ष के सवालों का जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह से आक्रामक है उससे वो कितने दिन तक बच पाएंगे ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। और महाभियोग लाने की तैयारी जो हो रही है दोस्तों, उस पर विपक्ष को सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात है दोस्तों। फिलहाल इतना ही और आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये चुनाव निष्पक्ष हुआ है या नहीं हुआ है।